नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 1 और 2 अप्रैल पिछले 2 दिनों का, इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर 1 अप्रैल लिखा है लेकिन 1 और 2। वैसे तो अपनी पिछले 7-8 महीनों से आपको पता होगा मेरी रेगुलर डेली करंट अफेयर की क्लास होती है। संडे को अपना ऑफ रहता है और बीच में कभी कभार महीने में एक आधी बार ऐसा होता है कि अपन किसी काम की वजह से क्लास नहीं ले पाते हैं। तो कल इसी कोई पर्सनल काम की वजह से अपनी क्लास नहीं हो पाई, लेकिन आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन अपन पहले उस दिन के करंट अफेयर को कवर करते हैं। जैसे कल 1 अप्रैल था तो कल का करंट अफेयर अपन पहले पढ़ेंगे, इसके बाद में इसी क्लास के अंदर 2 अप्रैल के करंट अफेयर को भी देख लेंगे। ठीक है, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या अन्य किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास के अंदर अपन प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करेंगे, साथ में अपन स्टैटिक्स जीके भी पढ़ते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको लेना है, क्योंकि पीडीएफ के अंदर जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सारी सिस्टमेटिक तरीके से लिखी हुई मिल जाएंगे। अपना जो एप्लीकेशन है इन्फ्यूजन नोट्स के नाम से, उस पर तो अभी तो अपने पास हज़ारों लोगों का बैच हो गया है, वहाँ पर मुझे खूब सारे लोग आप देखते हो, और इसके अलावा ये क्लास यूट्यूब पर भी मिलती है। तो जो बच्चा एप्लीकेशन पे भी देख रहा है वो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन पे यहाँ पर पीडीएफ का सेक्शन है, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाती है, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा जो यूट्यूब पर बच्चे देख रहे हैं उनको भी पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, बस उनको लेने का तरीका पता होना चाहिए, जो कि इस क्लास के अंत में मैं आपको बता दूंगा। चलिए पहले आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, JSW इंडियन ओपन स्क्वैश खिताब 2025 किसने हासिल किया, जीत किसने हासिल की, इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा। JSW इंडियन ओपन स्क्वैश खिताब 2025 के बारे में पूछा है। स्क्वैश जानते हो? इस स्क्वैश गेम के बारे में मैंने आपको कई बार बता रखा है, बार बार उसी गेम के बारे में बता रहा हूँ। क्या मैंने बताया था, टेबल होती है, छोटी छोटी बॉल होती है, उसको कोने के अंदर सही से फिट करना होता है। ठीक है, कैफे वगैरह में जाते हो तो वहाँ देखते होंगे। तो JSW इंडियन ओपन स्क्वैश खिताब 2025 में एक तो अनाहत सिंह और एक एल टर्की ने ये खिताब जीता। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। स्पोर्ट के सेक्शन में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, JSW इंडियन ओपन स्क्वैश खिताब अनाहत सिंह और एल टर्की ने ये खिताब जीता है। ये जो अनाहत सिंह है, ये लड़की है, ये भारत की है। ठीक है, हांगकांग की हेलेट टैंग को हरा दिया था इन्होंने, तो ये भारत की है। अनाहत सिंह का संबंध किससे है? भारत से है, और इन्होंने हांगकांग की हेलेन टेक को हरा दिया था। इसके अलावा ये जो एल टर्की है, इनका पूरा नाम क्या आपने पढ़ा कभी? करीम एल टार्की नाम है। ये मिस्र की है, मिस्र देश पड़ता है, मिस्र देश के एल टार्की। इन्होंने भारत के अभ्य सिंह को हराया था। तो इसके अंदर उपविजेता कौन रहा था? अभ्य सिंह। अगर अभ्य सिंह इसके अंदर जीत जाते तो दोनों ही पुरुष और महिलाओं में दोनों ही भारत के पास खिताब रह जाता, लेकिन मिस्र के करीम एल टर्की से हार गए थे। भारत के अभ्य सिंह 3-1 से हार गए थे। ठीक है, इसके अलावा ये बॉम्बे जिमखाना के अंदर ये टूर्नामेंट हुआ था। 17 वर्ष बाद अनाहत सिंह की SRFI इंडियन टूर जीत के बाद उनके कैरियर की सबसे बड़ी जीत है। 17 साल पहले इन्होंने SRFI इंडियन टूर जीता था। ठीक है, ध्यान रखना है, JSW इंडियन ओपन स्क्वैश खिताब 2025 में किसने जीत हासिल की है? अनाहत सिंह और एल टार्की ने की है। अनाहत सिंह भारत की महिला खिलाड़ी है और हांगकांग की हेलेन टेक से ये जीती थी। इसके अलावा मिस्र की करीम एल टार्की जीती थी, जिसमें भारत के अभय सिंह 3-1 से हार गए थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों की गर्मियों के लिए कौन सा नया कैलेंडर लॉन्च किया है? बच्चों की जो गर्मियों की छुट्टियां आ रही है उसके लिए एक नया कैलेंडर लॉन्च किया है, माई भारत कैलेंडर। कौन सा? माई भारत कैलेंडर, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट ऑप्शन है। पीएम मोदी ने बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों को पर्यटन के अंदर, गांव के दौरों के अंदर और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से और अधिक क्रिएटिव रचनात्मक बनाने के लिए एम भारत कैलेंडर का अनावरण किया है। इसके अंदर जन औषधि केंद्रों के बारे में, जीवन जो सीमावर्ती गांव हैं उनकी खोज, अंबेडकर जयंती की पद यात्रा, ये सब इसके अंदर शामिल किया गया है। पीएम ने परिवारों से हॉलीडे मेमोरीज के साथ अनुभव साझा करने का आग्रह भी किया है, जिसके अंदर वो घूमने जाते हैं तो हैशटैग हॉलीडे मेमोरीज के नाम से इसको शेयर करना है। तो आपको ध्यान रखना है, माई भारत कैलेंडर क्या है? माई भारत कैलेंडर जो गर्मियों की छुट्टियां हैं उसके अंदर बच्चों को पर्यटन की जानकारी देने के लिए, गाँव के दौरे करवाने के लिए, सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से
बच्चों को थोड़ा क्रिएटिव बनाने के लिए कौन सा कैलेंडर लॉन्च किया है, माई भारत कैलेंडर लॉन्च किया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है उस पर चलते हैं। विकसित भारत युवा संसद कब और कहां शुरू होगी, ठीक है। ये एक्चुअल के अंदर कल पढ़ाना था तो कल ये शुरू हुई थी, अब तो ये शुरुआत इसकी हो गई है। इसके अंदर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कब और कहां दोनों पूछ लिया एक साथ है। आपको विकसित भारत युवा संसद कब होगी ये भी जानकारी होनी चाहिए, कहां होगी ये भी जानकारी होनी चाहिए, है? बताओ कहां होगी? भारत में ही होगी भाई इस बार। भारत में कहां होगी? भारत में होगी नई दिल्ली के अंदर। 1 अप्रैल से दिल्ली के अंदर शुरू हो गई है। कब से कब तक चलेगी ये? तो 1 से लेकर 3 अप्रैल तक चलेगी। एक से लेकर 3 अप्रैल तक माय भारत पोर्टल के माध्यम से 75,000 से अधिक प्रविष्टियों के साथ विकसित भारत युवा संसद की मेजबानी करने वाला है। तो भारत इस बार मेजबानी करेगा। युवा कार्य मंत्रालय के द्वारा इसको देखा जा रहा है। युवा नीति सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। जिला स्तर पर यह चलेगा, राज्य स्तर पर यह चलेगा और राष्ट्रीय स्तर पर इसके कार्यक्रम आयोजित होंगे। सेंट्रल हॉल से परे राष्ट्रव्यापी युवा नेतृत्व वाली प्रगति को बढ़ावा देने के लिए विकसित भारत युवा संसद को शुरू किया गया है। 1 से लेकर 3 अप्रैल तक चलेगी। कहाँ चलेगी? तो ये चलेगी दिल्ली से, इसकी शुरुआत होगी। इसके अंदर 75,000 से अधिक प्रविष्टियों का मतलब समझते हो आप, फॉर्म इसके अंदर अप्लाई हो चुके हैं और इसके अंदर जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? HAL कितनी लागत से रक्षा क्षेत्र को 156 LCS लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, जिसको बोलते हैं लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, इस LCS का मतलब है वो उपलब्ध करवाएगा? कौन? HAL। अब सर आपने LCS का मतलब तो बता दिया, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर होता है, लेकिन ये HAL जो HAL लिखा है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ये आपने कई बार पढ़ी होगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, भारत की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कितनी लागत से रक्षा क्षेत्र को 156 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाएगा, आपसे ये पूछा है। यानी सीधा सीधा मतलब ये है, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो रक्षा के क्षेत्र में 156 LCH यानी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर देगा। उन हेलीकॉप्टरों को बनाने में, 156 LCH को बनाने में कितना खर्च आएगा? 62,700 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कितना? 62,700। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 62,700 करोड़ का एक समझौता किया है, जिसके तहत 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की आपूर्ति करेगा, जिसमें 66 भारतीय वायुसेना में जाएंगे और 90 भारतीय थल सेना में जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। स्वदेशी LCH है, ये मतलब भारत में बना हुआ ही लाइट वेट हेलीकॉप्टर है। ये जो LCH परसेंट है वो 65% स्थानीय घटकों के साथ 5,000 मीटर से ऊपर संचालित होता है, यानी 5,000 मीटर की ऊंचाई पर उठ सकता है। 250 से अधिक MSMEs को इसमें शामिल किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने ईंधन से भरने के प्रशिक्षण के लिए KC-135 विमान को पट्टे देने के लिए भी समझौता किया है, ठीक है। जिसमें वित्त वर्ष 2025 का अनुबंध जो रक्षा के अंदर कॉन्ट्रैक्ट था उसके अंदर 2.09 लाख करोड़ रुपए टोटल हो गया है। ये डाटा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, डाटा इंपॉर्टेंट 62,700 इंपॉर्टेंट है, 156 LCH इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये आपूर्ति कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, और रक्षा विभाग को ये आपूर्ति कर रहा है। अगला क्वेश्चन, पंजाब और सिंध बैंक ने डिजिटल परिवर्तन और ग्राहक सेवा में प्रगति के लिए किस इंडेक्स में शीर्ष सुधारक पुरस्कार जीता है? कहने का मतलब यह है, अभी पंजाब और सिंध बैंक है ना, उसने डिजिटली परिवर्तन बहुत अच्छे किए हैं, ठीक है, डिजिटली चेंजमेंट किए हैं और ग्राहक सेवा प्रगति है, ग्राहकों को अच्छी सेवाएं प्रदान की है, जिसके चलते अभी एक इंडेक्स जारी किया गया जिसके अंदर शीर्ष सुधारक का पुरस्कार जीता है। अब आपसे वो इंडेक्स पूछा है? कितना शानदार क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन उल्टा पूछा जाता है, जैसे ESE 6.0 इंडेक्स है, उसके अंदर जो शीर्ष सुधारक है उसका पुरस्कार किसने जीता, लेकिन क्वेश्चन अगर इस टाइप से पूछ ले फिर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ESE 6.0 इंडेक्स के अंदर शीर्ष सुधारक पुरस्कार किसने जीता है? पंजाब और सिंध बैंक ने जीता है। तो आपको ध्यान रखना है, पंजाब और सिंध बैंक ने डिजिटल परिवर्तन और ग्राहक सेवा में प्रगति के लिए ESE 6.0 इंडेक्स में शीर्ष सुधारक पुरस्कार जीता है।
ESG 6.0 सुधारक सूचकांक है वो सरकार की उन्नत पहुंच, सेवा में उत्कृष्ट पहल का हिस्सा है। जो उत्कृष्ट सेवा हो गया, वित्तीय समावेश हो गया, और जो नया आधुनिकरण हो गया, सार्वजनिक बैंकों का जो मूल्यांकन हो गया, उन सब के आधार पर इस इंडेक्स के अंदर अलग अलग बैंकों को रैंक दी जाती है। पंजाब और सिंध बैंक के बारे में बात करें, इसके वर्तमान में MD और CEO कौन है? स्वरूप कुमार शाह वर्तमान में MD और CEO हैं। ये स्टैटिक्स जीके हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। पंजाब और सिंध बैंक के अभी वर्तमान में MD और CEO कौन है? स्वरूप कुमार शाह है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पंजाब और सिंध बैंक के संस्थापक कौन है? तो वो है वीर सिंह, और इसकी स्थापना हुई थी 1908 में। वीर सिंह ने 1908 में इस बैंक की स्थापना की थी। किसने? वीर सिंह ने। इसीलिए संस्थापक हो गए वीर सिंह, और MD और CEO चेंज होते रहते हैं। वर्तमान में MD और CEO कौन है? स्वरूप कुमार शाह है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ESG 6.0 सुधार सूचकांक आपको ध्यान रखना है। पंजाब और सिंध बैंक के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पंजाब में पहली तेंदुआ सफारी कहां शुरू की जाएगी? भाई पंजाब की पहली तेंदुआ सफारी को शुरू की जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंजाब जो राज्य है उसके अंदर पहली बार तेंदुआ सफारी की शुरुआत की जा रही है। आपसे ये पूछा है इसको कहां से शुरू किया जा रहा है, तो इसको झज्जर बचौली से शुरू किया जा रहा है। ठीक है, झज्जर बचौली पंजाब में पड़ता है। ठीक है, बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य है, झज्जर में पड़ता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये क्या है? बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम है, इसलिए मैंने बीच में डेस लगाया है। और झज्जर, पंजाब सरकार ने झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य को अपना पहला तेंदुआ सफारी और इको टूरिज्म हब बनाने की योजना बना ली है। ठीक है, एक मिनट। हाँ भाई, छींक आ गई, सॉरी। पंजाब में पहली तेंदुआ सफारी है वो झज्जर बचौली के अंदर पंजाब सरकार ने पहला तेंदुआ सफारी के साथ में इको टूरिज्म हब बनाना है। किसको? बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य को। अभी 2025-26 का पंजाब का जो बजट आया था उसके अंदर ये घोषणा की थी, और उनका उद्देश्य पर्यटन और वन्य जीव संरक्षण को बढ़ाना। क्योंकि यहाँ पर अगर तेंदुआ सफारी बनेगी तो वन्य जीव संरक्षण होगा, यहाँ पर तेंदुआ सफारी बनेंगे तो यहाँ पर पर्यटन आएंगे। नागल को राज्य के अगले प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 10 करोड़ रुपए का आवंटन भी पंजाब सरकार ने इस बजट में किया था। ये आपको पता होना चाहिए। नांगल पंजाब में पड़ता है। इसको नया एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना है और उसको टूरिज्म की दृष्टि से बहुत अच्छे से डेवलप्ड करना है। इसके लिए 10 CR कितने 10 करोड़ रुपए खर्च करेगी पंजाब सरकार। तो नागल भी ध्यान रखना। इसके आसपास की चीजें थी तो मैंने एक साथ बताने की कोशिश की है, क्योंकि आसपास की चीजें जब एक साथ बता दी जाए तो थोड़ा इजी हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट अपनी स्थापना के कितने वर्षों का जश्न मना रहा है और वह अपने अगले युग में किस तकनीक पर ध्यान केंद्रित कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि हम जो अगली सदी है या जो अगला दौर है उसके अंदर किस क्षेत्र में सबसे आगे मिलेंगे आपको। और हमने 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। कितने? माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना को 50 वर्ष भी पूरे हो गए हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको AI बोलते हैं उस पर अब माइक्रोसॉफ्ट अच्छे से काम करेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं और AI क्रांति का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी ली है और अपनी छवि को AI के अंदर आगे बनाने की कोशिश करेगा माइक्रोसॉफ्ट, ऐसा माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है। $2.9 ट्रिलियन का मूल्य है माइक्रोसॉफ्ट की, वैल्यू बता रहा हूँ, $2.9 ट्रिलियन। भारत में तो आप देख लो कितने क्या हो सकता है, 5 ट्रिलियन भारत को बनाना है, वो बनाना है। $2.9 ट्रिलियन है वो माइक्रोसॉफ्ट की नेटवर्थ है। क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, ऑफिस सॉफ्टवेयर हो गया, इन सब के अंदर माइक्रोसॉफ्ट को जाना जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से ये अपनी सेवाएं ऑनलाइन ही प्रदान करता है। क्लाउड स्पेस में AWS हो गया, गूगल के साथ इसका कंपटीशन होता है और इसके पास एक विशाल डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके लिए जाना जाता है। वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? सत्य नडेला। आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, स्टैटिक्स जीके में इंपॉर्टेंट है। सत्य नडेला जो है वो वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO है। वर्तमान में क्या, वैसे भी माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक को आप जानते हो, कभी है चाय वाले के पास आते थे, बिल गेट्स नाम था। तो भाई बिल गेट्स कौन थे? बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक थे। क्या माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना बिल गेट्स अकेलों ने की थी? नहीं, इसके 2 संस्थापक हैं, पार्टनर है। पॉल एलन भी इसके मालिक है। कौन? पॉल एलन। हालांकि पॉल एलन को ज्यादा लोग जानते नहीं है, जानते बिल गेट्स को, इसलिए आपको दोनों को जानना है क्योंकि एग्जाम में पूछ भी ले। तो माइक्रोसॉफ्ट के 2 संस्थापक है, बिल गेट्स और पॉल एलन। और वर्तमान में CEO कौन है? सत्य नडेला है। और माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उन्होंने बोला है कि अगले युग के अंदर हम
एआई के रूप में अपनी छवि को विकसित करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम अच्छा काम करेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हो रहा है भाई, बिम्स्टेक, और मोदी जी भारत की ओर से भाग ले रहे हैं। छठवां बिम्स्टेक हो रहा है, किस देश में हो रहा है आपसे ये पूछा है, तो हो रहा है थाईलैंड के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। प्रधानमंत्री मोदी जी 4 अप्रैल को बैंकॉक के लिए निकलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 4 अप्रैल को बैंकॉक में आयोजित होने वाली छठवीं बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के अंदर भाग लेंगे, और उससे पहले ये थाईलैंड का दौरा करने का भी इनका एक उद्देश्य है। छठवां जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हो रहा है उसकी विषय वस्तु इंपॉर्टेंट है, प्रोस्पेरस रेसिलेशन एंड ओपन बिम्स्टेक। क्या है? प्रोस्पेरस रेसिलिएट एंड ओपन बिम्स्टेक, इसकी क्या रखी गई है? थीम रखी गई है, विषय वस्तु रखा गया जो एग्जाम में पूछा जाता है। बहुक्षेत्रीय तकनीक हो गया, आर्थिक सहयोग हो गया, और बंगाल की खाड़ी की पहल, जो बंगाल की खाड़ी की आसपास के जो 7 देश है वो बिम्स्टेक के अंदर आते हैं। ठीक है, बिम्स्टेक सबको आप जब देखोगे तो 1 2 3 4 5 और 6 और 7 ही इसके अंदर वर्ड लिखे हुए हैं, और 7 ही देश है, जो प्रत्येक देश है उसका पहला अक्षर इसके अंदर लिखा हुआ है। बी का मतलब, एक बी का मतलब बांग्लादेश है? नहीं, बी का मतलब क्या है बताओ? ये बिम्स्टेक जो है इसका मतलब होता है बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इनका एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इन 7 देशों का। ये 7 देशों का नाम आपको पता होना चाहिए, बांग्लादेश, भूटान, भारत। क्या? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। क्या है? म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। ये 7 देश है और इनका एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। बंगाल की खाड़ी की पहल के रूप में इन 7 देशों को आगे माना जाता है, और इनका ये बिम्स्टेक है। बिम्स्टेक का सचिवालय कहाँ पर है? स्टैटिस्टिक्स जीके में आपसे पूछ लिया जाता है। ढाका। ढाका किस देश की राजधानी है? ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई आपसे पूछ रहे, तो 1997, 1997 में। ये डाटा आपको सब याद होने चाहिए अंगुलियों पे। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका सचिवालय है। इसमें 7 देश आते हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इस बार की विषय वस्तु क्या रखी गई है? प्रोस्पेरेंस, रेसिलेट एंड ओपन बिम्स्टेक है। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए इसको बनाया गया है, और छठवां जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है उसमें 4 अप्रैल को बैंकॉक के अंदर इसका आयोजन होगा, जिसमें भारत की तरफ से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके अंदर हिस्सा लेने वाले हैं। देखिए इस क्वेश्चन पे लिखा था 1 अप्रैल, लिखा है ना, दिख रहा है ना? अब 2 अप्रैल अगला क्वेश्चन आ गया। ये 1 अप्रैल और ये 2 अप्रैल, यानी यहां तक की जो पीडीएफ है वो आपके पास कल ही आ गई थी, और अब ये आज की पीडीएफ में मिलेगा 2 अप्रैल वाला। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पीडीएफ अलग अलग आ रही है, क्लास एक साथ आ रही है, क्योंकि मैंने करंट अफेयर बना के भेज दिया था और किसी वजह से मैं पर्सनल काम की वजह से क्लास नहीं ले पाया था, बाकी आपको पीडीएफ तो मिल गई थी। अब 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल की पीडीएफ अलग से मिलेगी और 2 अप्रैल की क्लास यहाँ से शुरू होती है। उत्कल दिवस किस दिन मनाया जाता है बताओ भाई? उत्कल दिवस, ये आपने सुना ही नहीं होगा। 1 अप्रैल को उत्कर्ष दिवस मनाया जाता है, उत्कल दिवस मनाया जाता है। अच्छा सर, ये 1 अप्रैल को तो अप्रैल फुल मनाते हैं, तो अप्रैल फुल नहीं भाई, उत्कल दिवस मनाते हैं 1 अप्रैल को। इसके साथ में एक राज्य है जो इस दिवस को अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाता है, और ओडिशा राज्य है। ओडिशा राज्य का स्थापना दिवस है। उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ये एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में भी इसको मनाया जाता है। 1936 में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उड़ीसा की स्थापना हुई थी, आपको पता होना चाहिए। यानी देश आज़ाद हुआ था उससे पहले ही उड़ीसा बन गया था। 1936 में 1936 के अंदर उड़ीसा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा था। उड़ीसा की स्वतंत्र जो प्रशासनिक स्थिति के कारण उसे भाषाई सिद्धांतों पर स्थापित पहला भारतीय राज्य भी माना जाता है। उड़ीसा की जब अंग्रेज भी थे ना यहाँ पे, फिर भी जो प्रशासनिक स्थिति थी वो स्वतंत्र थी, और भाषा के आधार पर या भाषाई सिद्धांतों पर स्थापित पहला भारतीय राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए प्रतिवर्ष उड़ीसा अपना स्थापना दिवस उत्कल दिवस के रूप में मनाता है। 1 अप्रैल को मनाता है, तो कल 1 अप्रैल था, कल क्या मनाया था? उत्कल दिवस मनाया था। किस राज्य ने? उड़ीसा राज्य ने मनाया था। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव के रूप में
किसने पदभार ग्रहण किया है? राष्ट्रमंडल की भाई 7वीं महासचिव बनी है, एक लेडी बनी है। कौन बनी है? सरली बोचवे। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है, सरली बोचवे है और राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव बन गई है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही इस पद पर यानी राष्ट्रमंडल के महासचिव के पद पर आसीन होने वाली अफ्रीका की प्रथम महिला है, अफ्रीका की पहली महिला है ये भाई, ठीक है। महासचिव को राष्ट्रमंडल नेताओं के द्वारा नामित किया जाता है और ये अधिकतम 4 वर्ष या 2 कार्यकाल तक रह सकती है। 2 कार्यकाल और अधिकतम 4 वर्ष इनकी एक कैटेगरी है जिसके अंदर ये फिट बैठती है। और राष्ट्रमंडल के जो भी नेता होते हैं वो नामित करते हैं, तो सरली बोचवे को नामित किया है। और एक चीज मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी, आपने नोटिस नहीं किया था क्या? इस पद पर आसीन होने वाली अफ्रीका की प्रथम महिला बन गई है सरली बोचवे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये एग्जाम में पूछ ली जाती है। हाल ही में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? वंदना कटारिया ने कल इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से क्या किया है? वंदना कटारिया ने भारतीय हॉकी से संन्यास ले लिया है। भारतीय महिला हॉकी की दिग्गज खिलाड़ी थी वंदना कटारिया और इन्होंने ऑफिशियली यानी आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है। 15 साल से लगभग भारतीय टीम में है ये। 320 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत के लिए खेल चुकी है। 158 इन्होंने गोल किए हैं। वंदना भारतीय महिला हॉकी के इतिहास में सबसे अधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी हैं, इसीलिए मैंने आपको ये पढ़ाया है। तो भारतीय हॉकी की जो महिला टीम है उसमें सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन है? तो वो है वंदना कटारिया। 320 अंतर्राष्ट्रीय मैच इन्होंने खेले हैं। 32 वर्ष की हैं। तो 2009 के अंदर सीनियर टीम के अंदर शामिल किया गया था इनको। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय महिला के अंदर सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने क्या किया है? संन्यास की घोषणा की है ऑफिशियली तौर पर। यह चीज आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और चिली ने किन क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौते का आदान प्रदान किया है? भारत और चिली ने, 2 देश है, इन्होंने एक सहयोग समझौता किया है। और अभी आपको पता होना चाहिए चिली के राष्ट्रपति वो भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली के अंदर आज उनका स्टे है, कल पहुंचे थे वो, ठीक है। अब इन्होंने एक क्षेत्र पर समझौता किया है। आपसे पूछा किस क्षेत्र पे वो समझौता हुआ है? तो आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन का मतलब अगर भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, ज्वालामुखी आ जाए, कुछ भी ऐसी घटना घटित हो जाती है, प्राकृतिक घटना घटित हो जाती है, उस टाइम दोनों देश मिलकर उसको मैनेज करेंगे, ठीक है। और भारत अपनी संस्कृति चिली में भेजेगा, चिली अपनी संस्कृति और भारत में भेजेगा, तो सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा। भारत और चिली ने आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत और चिली दोनों पक्षों ने अंटार्कटिका सहयोग पर आशय पत्रों का भी आदान प्रदान किया है। चिली में 4 नवंबर को राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाएगा। ये देखो, योग की प्रकृति भारत की है ना, तो 4 नवंबर को राष्ट्रीय योग दिवस चिली मनाएगा। कौन? चिली 4 नवंबर को राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगा। स्टैटिक्स में इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी को अंटार्कटिका आने का निमंत्रण भी दिया है। भारत के लिए शूट इन चिली कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसके अलावा चिली के राष्ट्रपति वो भी 5 दिवसीय भारत की यात्रा पर भी हैं। ये सारे फैक्ट आपको क्या करने हैं? याद करने हैं। ये फैक्ट क्या होते हैं? एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब आपसे पूछे जाते हैं तो आप क्या करते हो? आप गलत करते हो, लेकिन आगे से आपको क्या करना है? सही करना है, ठीक है। अब अंधता निवारण सप्ताह के बारे में पढ़ लेते हैं। अंधता निवारण सप्ताह कब मनाया जाता है भाई? एक अंधता निवारण सप्ताह मनाया जाता है। एक आपको मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं जो आप जान के थोड़े शौक से हो जाओगे। ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किसको बोलते हैं? अंधों की राजधानी, पूरी दुनिया में अंधों की राजधानी कहाँ है? ये बताओ। ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे जाना जाता है? ये बताओ आप मुझे। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं तो आप इसको जनरल फैक्ट के रूप में याद रख सकते हो मनोरंजन के लिए। ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, अंधों की राजधानी पूरी दुनिया में कहां पर है? भारत को ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। किसको? भारत को। वैसे अंधा बनना ठीक होता है यार, आंखों से नहीं। आंखों से अंधे मत बनो, मन से भी अंधे मत बनो। आपकी जो टेंटिविटी है उससे अंधे बनो। कैसे? क्या होता है सर? स्टूडेंट लाइफ जो होती है ना, हालांकि हमारी तो स्टूडेंट लाइफ नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ पता है क्या होता है? स्टूडेंट लाइफ हो जाए, आप कोई काम धंधा कर लो, कुछ भी करो आप,
इवन दैट कुछ भी करो, समाज के सामने अंधे बन जाओ, जीवन अच्छा चलेगा, मेरा ऐसा मानना है। समाज के सामने अंधे बनने का मतलब क्या है? समाज आप पर जितने भी ताने माने उसको देखो ही मत, उसको सुनो ही मत। समाज आज आपके सामने जैसा भी नाच करे उसको देखो मत, सुनो मत। है? लोगों का काम है कुछ तो कहेंगे ही, अगर सब कुछ ही तुम कह दोगे तो लोग क्या कहेंगे। सफाई देने में अपना टाइम खराब मत करो। मेरी मानो तो लाइफ में अगर आगे बढ़ना है ना आपको, अगर किसी ने ऐसा ठाना है ना मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, या अगर किसी ने ऐसा भी ठाना है ना मुझे मेरी जिंदगी में मेरा जीवन यापन ही करना है केवल, है मैं खुश रहूं, मेरे घर वाले खुश रहें, इतनी जिंदगी चाहिए मुझे, तो भी आज के टाइम में इस जिंदगी को चलाने के लिए भी आपको अंधा बनना पड़ेगा। समाज के ताने और समाज के विचार से अगर आप चलोगे ना नहीं चल पाओगे। लोगों का काम है कहने का। लोग है ना आपकी जिंदगी में पर्सनल लाइफ में इतने इन्वॉल्व हो जाएंगे आप सोच नहीं पाओगे। और पता है बड़े बड़े महापुरुष क्यों बोलते हैं हम तो क्या ही चीज़ है, हम तो छोटे मोटे हैं, छोटे मोटे भी नहीं, हम तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो भी महापुरुष हुए हैं, आप प्रेमानंद जी महाराज को सुनते होंगे, सुना करो, अच्छे विचार है उनके। हम तो सर वो नहीं सुनते, हम तो वो सुनते राधे राधे गुरु जी, वो नहीं। प्रेमानंद जी महाराज को आप कभी सुनना, उनके विचार सुनना, आपको समझ में आ जाएगा जीवन क्या है। कभी एक व्यक्ति सभी को खुश नहीं रख पाएगा, आप कभी भी किसी को खुश नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप अगर किसी को खुश करना चाहते हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग बनना पड़ेगा। और जो व्यक्ति किसी के अकॉर्डिंग बन जाएगा तो फिर वो आपका है ही नहीं। आप किसको खुश कर रहे हो, कैसे, मैं बताऊं। अगर कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, उसको आप खुश करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो भाई? वो अपना है इसलिए आप उसको खुश करना चाहते हो। लेकिन वो आदमी खुश कब होगा? जैसा वो चाहता है वैसा आप बन जाओगे तभी वो खुश होगा। अच्छा, फिर आप वो आदमी अपना कैसा हुआ? जो आपको आपकी एक्चुअल स्थिति के अंदर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, वो आपको परिवर्तन के साथ एक्सेप्ट करने को तैयार है। यानी आप उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाओ तो वो खुश रहेगा, और आप उसको खुश इसलिए कर रहे हो कि वो अपना है। तो फिर अपना कैसे हुआ वो? जो व्यक्ति आपकी आप ओरिजिनलिटी में क्या हो उसके साथ अगर वो खुश है ना तो वो अपना है, और उसको खुश करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपकी ओरिजिनलिटी के साथ खुश है। जिस व्यक्ति को खुश करना पड़ता है ना, समझ लेना वो अपना नहीं है, तो आप किसके लिए टाइम खराब कर रहे हो? समाज आज तक किसी का नहीं हुआ, रिश्तेदार आज तक किसी के नहीं हुए। अगर किसी के हुए हो तो मुझे बता दो। एक आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल देके समझा देता हूं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक व्यक्ति था कोई एक्स, उसके जीवन का एक दौर था जिसमें वो पता क्या करता था, समाज, रिश्तेदार और परिवार, तीन चीजें, उनके लिए छोटी से लेकर बड़ी तक हर चीज उसके अंडर होती थी। वो बोलते थे कि यहाँ मुझे इतनी बजे ये काम करवाना है, वहाँ पे वो व्यक्ति हाजिर रहता था। लेकिन जिंदगी में जब व्यक्ति कभी अपने टारगेट की तरफ दौड़ता है ना, तब आप ये चीज़ देखोगे, अगर समाज को ऐसा लग जाता है ये अपना काम का आदमी नहीं है, आपको एक सिंगल फ़ोन नहीं आएगा किसी का। अगर आएगा तो वो आपसे सीधी सैलरी पूछने के लिए फ़ोन आएगा, बाकी कोई आपके पास फ़ोन नहीं आएगा। देख लेना आपके जीवन में ऐसा पड़ा हुआ आएगा। इसीलिए समाज को खुश करना बंद करो, समाज के सामने अंधे बन जाओ, उसी में फ़ायदा है। किससे किसको क्या मतलब? आपका अगर कोई हितैषी होगा, जो गिरा हुआ आदमी है ना, उसको उठाने के लिए अगर आप हाथ नहीं दे सकते तो कम से कम लात मत मारो, मेरे विचार में। आपके लिए भी लागू होता है ये हम सबके लिए लागू होता है, ये मेरे लिए भी लागू होता है। अगर कोई गिरा हुआ इंसान है, उसको उठाने के लिए अगर आप हाथ नहीं बढ़ा सकते तो आप उसको लात मत मारो। ये आपको अधिकार नहीं है कि आप उसको लात मारो। या तो उसको उठाने के लिए हाथ आगे करो, फिर आपको उसको कहने का अधिकार है, ऐसे नहीं। समझे? खुश रहो, किसी से कोई मतलब नहीं है। आपका जो टारगेट है, आपके जो उद्देश्य है, उस पर अच्छे मन के साथ लगे रहो, ठीक है। बाकी एक वो है ना कि
बनता हुआ शाहरुख खान किसी को पसंद नहीं है, बना हुआ शाहरुख खान सबको पसंद है। तो आपका स्ट्रगल फेज है। ये दृष्टि देखभाल के लिए मैंने क्या बताया, एक फैक्ट आपको, ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भारत को बोला जाता है। कभी कभार हो जाना चाहिए सभी। ऐसे तो मेरी क्लास के अंदर आप 7 महीने से कभी बोर नहीं होंगे, लेकिन कई बार बोल देते हैं कि सर बोर हो जाते हैं, क्या केवल पढ़ाई पढ़ाई की बातें, कुछ और भी बातें। तो अब थोड़ी बहुत क्लास में एडिशनल बातें भी आपसे करते रहेंगे। जो अब तक सीखा है उसको आपको बता ही रहे हैं, जो एक्सपीरियंस है वो भी हम आपको शेयर करते रहेंगे। देखो, अंधता निवारण सप्ताह को 1 से लेकर 7 अप्रैल तक मनाएंगे अपन। कल से शुरू हो गया है और 7 दिन तक ये चलने वाला है। भारत प्रत्येक वर्ष 1 से लेकर 7 अप्रैल तक अंधत्व निवारण सप्ताह के रूप में मनाता है। नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंस ऑफ ब्लाइंडनेस की स्थापना 1960 के अंदर हुई थी। जवाहरलाल नेहरू और राजकुमारी अमृता कौर ने इस सोसाइटी को पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया था और उसके द्वारा ही 1 से लेकर 7 अप्रैल तक अंधता निवारण सप्ताह मनाया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ भाई, ये युद्ध अभ्यास लगभग इस टाइम ही होता है, तो इस अकॉर्डिंग मैंने इस क्वेश्चन को डेवलप किया है। भारत और अमेरिका के बीच 13 दिवसीय त्रिसेवा सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ है, वो किन 2 देशों के मध्य होता है? ये एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो भारत और अमेरिका के मध्य होता है। ठीक है, भारत और अमेरिका के मध्य कौन सा टाइगर ट्रायम्फ है वो चलता है। किन 2 देशों के मध्य? देशों का नाम याद रखना, भारत और अमेरिका के मध्य टाइगर ट्रायम्फ चलता है। 13 दिन तक चलता है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसको चलाया जाता है। 1 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक ये चलता है भारत और अमेरिका में। मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों के समन्वय पर ध्यान केंद्रित करते हुए 13 दिवसीय त्रिसेवा टाइगर ट्रायम्फ अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, भारतीय नौसेना इसमें भाग लेती है, भारतीय वायुसेना इसमें भाग लेती है, भारतीय थल सेना इसमें भाग लेती है। इस बार सेना P-81 विमान हो गया, Mi-17 हेलीकॉप्टर हो गया, इन युद्धपोतों के साथ भाग ले रही है। काकीनाडा में एक संयुक्त कमांड सेंटर संचालित होगा और यह कार्यक्रम 13 अप्रैल तक चलने वाला है। 1 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हनातलागुपुई स्वच्छता अभियान है, वो शुरुआत किस राज्य में की गई? आपसे ये पूछा है। हनातलागुपुई, ये मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल से इसको क्या किया जा रहा है? शुरू किया जा रहा है। 1 वर्ष तक चलेगा। ये कब तक चलेगा? 1 वर्ष तक ये चलने वाला है। ये स्वच्छता अभियान है। ठीक है, शहरी विकास एवं गरीबी उपशन मिस विभाग के द्वारा आइजोल नगर निगम हो गया। इसके अलावा सेंट्रल यंग मिजो एसोसिएशन के तत्वाधान से इसको चलाया जा रहा है और ये एक स्वच्छता अभियान है जो कि अगले वर्ष मार्च तक चलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है। भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर की कौन सी वर्षगांठ बनाई है? भारत आपको पता है प्रोजेक्ट टाइगर चलाता है और उसके भी वर्तमान में 52वां वर्ष पूरा किया है। 52वीं वर्षगांठ बनाई है। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। भारत ने इस बार बड़े ही गर्व के साथ प्रोजेक्ट टाइगर के 52वें वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया है, जो वन्यजीव संरक्षण के परिदृश्य से बदलने वाली एक अग्रणी पहल है। 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार ने देश की घटती जो बाघ आबादी है उसकी रक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? 1 अप्रैल 1973 से की गई। 50 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। 1 अप्रैल 1973 और कल था 1 अप्रैल 2025, तो 52 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2006 के अंदर सिर्फ 1411 बाघ थे जो कि जंगली आबादी के अंदर 2022 में बढ़कर 3682 हो गए हैं। और वर्तमान के अंदर कितने बाघ अभ्यारण्य भारत में हैं ये आप ध्यान रखना स्टैटिस्टिक्स की दृष्टि से। 57 बाघ अभ्यारण्य हैं वर्तमान के अंदर भारत में। कितने? 57। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये था भाई 2 अप्रैल 2025 का। तो आज अपन इस क्लास में 1 और 2 अप्रैल का करंट अफेयर अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, उससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और हमें मिलेगा मोटिवेशन। अच्छे कमेंट किया करो जिससे एकदम दिल गदगद हो जाता है, दिल एकदम खुश हो जाता है। ठीक है, बाकी ये PDF ले लेना। ये मेरी टीम के नंबर है 9887809083। आपको एक सिंपल सा मैसेज करना है, ठीक है, कि सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास है उसके हमें PDF चाहिए। मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको PDF डेली की डेली फ्री में मिलती रहेगी। ठीक है, मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।